नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पाठशाला विद के में। दोस्तों, जैसा कि हम लोग बिहार पुलिस का क्लास कंटिन्यू कर रहे हैं, आपको तमाम वीडियोस में उपलब्ध करा रहा हूं, चाहे वो हिस्ट्री हो, चाहे पॉलिटी हो, चाहे अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स हो या फिर साइंस की बात की जाए, हम सब वीडियो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल निःशुल्क। आज का जो वीडियो अपना होने वाला है वह है अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र का यह 7वां वीडियो है। आपको पता है बच्चों कि बिहार पुलिस में अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स के अच्छे संख्या में प्रश्न पूछे गए हैं। जो 1 अक्टूबर 2023 को जो 2 पालियों में एग्ज़ाम हुआ था, तो आपने देखा कि उसमें इकोनॉमिक्स के अच्छे खासे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। उससे पहले इकोनॉमिक्स कम पूछा जाता था, लेकिन चूँकि 1 अक्टूबर को पूछा गया है तो संभावना यह है कि आगे के जो एग्ज़ाम होने हैं उसमें भी अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स के प्रश्न देखने को मिलेंगे, और वो भी अच्छे संख्या में मिलेंगे, डिटेल में देखने को मिल सकते हैं। तो उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम क्वेश्चंस को तैयार किए हैं। 50 क्वेश्चन का ये सीरीज है जो कि आपको देखने को मिलेगा इसमें। तो चलिए बिना वक्त गवाए मैं शुरू करता हूँ। पहला प्रश्न ले लेते हैं, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ किसे होता है? जब मुद्रास्फीति होता है तो सबसे ज़्यादा लाभ किसे होता है? तो ऋणी को, जो कर्ज लिए हुए होता है उसको सबसे अधिक लाभ होता है, यानी कि जो कर्ज लिए हुए है ऋणी, जो ऋणी है उसे सबसे अधिक लाभ होगा अगर मुद्रास्फीति होती है तब। ठीक। प्रश्न संख्या 2, भारत में ओम्बुड्समैन की क्या भूमिका है? भारत में जो ओम्बुड्समैन की भूमिका है वह क्या है? तो देखिए, लोकपाल के स्थान पर इस शब्द का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं इसका भूमिका क्या है। बैंक क्षेत्र में ग्राहकों की शिकायतों का उत्कृष्ट और द्रुत निवारण करना। ग्राहक जो शिकायत करते हैं, है ना, तो उनके शिकायतों का निवारण करना ओम्बुड्समैन बैंक के क्षेत्र में इसका कार्य है। तो ध्यान दीजिएगा, बैंक क्षेत्र में ओम्बुड्समैन का कार्य जो है वह शिकायतों का निवारण करना। द्रुत मतलब तेज गति से, जल्दी। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न संख्या 3, स्मार्ट मनी शब्द प्रयोग किया जाता है किसके लिए? यह प्रश्न दूसरी तीसरी बार आ चुका है, चूंकि यह प्रश्न पूछा भी गया है। तो स्मार्ट मनी क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? क्रेडिट कार्ड को स्मार्ट मनी की संज्ञा दी गई है, ध्यान देना है। ई बैंकिंग में ई अक्षर घोषित करता है। ई बैंकिंग जो है उसमें ई अक्षर क्या बतलाता है? ई अक्षर का क्या तात्पर्य है? तो ई बैंकिंग में ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, ई का मतलब इलेक्ट्रॉनिक, ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या 5, बुल और बियर। अरे वो वाला बियर नहीं जो आप समझ रहे हैं। बुल और बियर किसके लिए है? तो स्टॉक बाजार के लिए यह शब्द प्रयोग किया गया है। बियर जो है और बुल, ये स्टॉक बाजार शब्द के लिए प्रयोग है। और जो आप समझ रहे हैं बियर ना, वो वाला नहीं है। यहाँ पर ये स्टॉक सर्विस है। इकोनॉमिक्स आप पढ़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 6, कौन सा एक वैकल्पिक धन का उदाहरण है? वैकल्पिक धन का उदाहरण जो है वो बंध पत्र है, यानी बॉन्ड। बॉन्ड जो है दोस्तों वह वैकल्पिक धन यानी बॉन्ड या बंध पत्र कह लीजिए, वैकल्पिक धन का उदाहरण है। उस सटोरिये को क्या कहते हैं जो इस उद्देश्य से स्टॉक को बेच देता है कि कीमत गिरने पर उसको पुनः खरीद लेगा? तो जो सटोरिया मतलब सट्टा लगाने वाला, तो वैसा सटोरिया जो कीमत गिरने का इंतजार करता है ना, कि कीमत गिरेगा तो हम फिर खरीद लेंगे, और कीमत बढ़ता है तो वो बेचते रहता है। तो ऐसे सटोरिये को मंदड़िया कहते हैं। क्या कहते हैं? मंदड़िया। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपको मंदड़िया और तेजड़िया 2 चीज़ मिलेगा। आगे चलेंगे हम लोग चर्चा करेंगे। बैंक दर ब्याज की वह दर है, यह प्रश्न पूछा हुआ है। बैंक दर ब्याज की वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त करती है। जैसे कि कोई रिजर्व बैंक है और कोई अन्य बैंक है, तो रिजर्व बैंक से ऋण प्राप्त कर रहे हैं, कर्ज ले रहे हैं, तो वह दर होगा बैंक दर। ओके, ध्यान दीजिएगा। चलिए, तिजड़िया और मंदड़िया वाणिज्य के किस पहलू से संबंधित है? तिजड़िया और मंदड़िया अभी हमने चर्चा किया, तो यह स्टॉक मार्केट से संबंधित है, तिजड़िया और मंदड़िया, ध्यान दीजिएगा। चलिए प्रश्न संख्या 10 पर चलते हैं। बैंक दर में कमी का ऋण की उपलब्धता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बैंक दर में अगर कमी होता है
तो ऋण की उपलब्धता है वह बढ़ जाती है। बैंक दर में कमी तो ऋण की उपलब्धता दोस्तों बढ़ जाती है, ध्यान देंगे। चलिए प्रश्न संख्या 11, भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को जिस दर पर अल्पकालिक ऋण देता है, कम समय के लिए ऋण कर्ज देता है, उसे रेपो रेट कहते हैं, रेपो दर कहते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंक को कम समय के लिए जिस रेट पर कर्ज उपलब्ध कराती है उसे ही रेपो रेट कहा जाता है। चलिए आगे प्रश्न संख्या 12, भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष देखिए अप्रैल से मार्च मत मारिएगा, यहाँ भारतीय रिजर्व बैंक का पूछ रहा है तो जुलाई से जून होता है। कहाँ होता है? जुलाई से जून, ध्यान देना है। मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1875 ईस्वी में, जी हाँ, मुंबई शेयर बाजार की स्थापना 1875 ईस्वी में हुई है। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान देना है। भारत में रेपो रेट या रेपो दर निर्धारण कौन करता है? तो भारत में जो रेपो रेट है, रेपो दर है दोस्तों, वह आरबीआई के द्वारा निर्धारण किया जाता है। किसके द्वारा? आरबीआई के द्वारा। बढ़िया प्रश्न है, ध्यान दीजिएगा। रेपो रेट से क्वेश्चन आते रहता है, एक आध क्वेश्चन आपको रेपो दर से आएगा, है ना, तो ध्यान दीजिएगा। जरा पानी पी लें क्योंकि गर्मी बहुत है, आप लोग भी पानी पीते रहा करिए। चलिए प्रश्न संख्या 15 बच्चों, भारत में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया? आपको पता है कि 1969 में 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया था। कब? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में, ध्यान देना। चलिए प्रश्न संख्या 16, सेबी की स्थापना कब हुई है? तो वर्ष 1988 में सेबी की स्थापना हुई है, ध्यान देंगे, वर्ष 1988 सेबी। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई है, तो यह भी ध्यान देना है। इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921, ध्यान रखना है। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है, जी हाँ, फाइनेंशियल कैपिटल जो है वह मुंबई है, ध्यान दीजिएगा। चलिए 19 नंबर, भारत में बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण, अभी आपने पढ़ा कि 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ वह 1969 में हुआ, तो पहली बार जो है यह 1969 में ही हुआ था, ध्यान दीजिएगा। नाबार्ड किसका नाम है? तो कृषि सहायता के लिए एक विकास बैंक है जिसका ही नाम नाबार्ड है। कृषि सहायता के लिए विकास बैंक को ही नाबार्ड बैंक कहा जाता है, ध्यान देना है। सेबी का पूर्ण रूप क्या है? SEBI पूछता है आपसे कि सेबी जो है इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फिर से देख लीजिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी का फुल फॉर्म है। भारत में ऋण नियंत्रण के रूप में कौन कार्य करता है? ऋण नियंत्रण के रूप में जो है वह आरबीआई कार्य करता है। कौन करता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा देखिए, बहुत बार आरबीआई का जिक्र आ रहा है, कमेंट जरा करिए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई है? आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई है? हम आपको ऑप्शन दे रहे हैं 1935, 1949, 1955 और 1980। आप कमेंट करिएगा। चलिए, या इनमें से कोई नहीं। निम्न में से किस अनुसूची में शामिल बैंक को अनुसूचित बैंक कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न, यह मार्क कर लीजिए, यह बिहार पुलिस में आने की प्रबल संभावना है। क्यों संभावना है? आगे जब आप 1 अक्टूबर का क्वेश्चन देखेंगे तो आप अनुसूचित बैंक से प्रश्न आया हुआ है, देखिएगा। तो निम्न में से किस अनुसूची में शामिल जो बैंक को अनुसूचित बैंक कहते हैं? तो आरबीआई के अधिनियम जो अनुच्छेद 2 है, अनुसूची 2 है, दूसरी अनुसूची में आरबीआई का जो अधिनियम है उसके दूसरी अनुसूची, अनुच्छेद नहीं, दूसरी अनुसूची में जो बैंक शामिल हैं उनको अनुसूचित बैंक कहा जाता है, ध्यान देना है। प्रश्न संख्या 24, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का प्रत्येक चिन्ह क्या है? प्रतीक नहीं, प्रतीक, उनका उसका सिंबल क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सिंबल क्या है? तो ताड़ वृक्ष के सामने एक बाघ, ताड़ का एक वृक्ष है उसके सामने एक बाघ, यही आरबीआई का सिंबल है, ध्यान दीजिएगा, प्रतीक है, ठीक ना। चलिए प्रश्न संख्या 25, भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमलवकरण कब हुआ था? तो भारत की मुद्रा प्रणाली का दशमलवकरण जो है दोस्तों वह 1957 में हुआ था। कब हुआ था? 1957
57 में। ध्यान रखना है आपको, अच्छे से इसको ध्यान रखना है। संख्या 26, निम्न में से कौन गरीबी रेखा का निर्धारण करता है? तो योजना आयोग पहले कर रहा था, अब नीति आयोग करता है। गरीबी रेखा का निर्धारण अब नीति आयोग के द्वारा की जाती है। प्रश्न संख्या 27, भारत में बढ़ती बेरोजगारी का प्रमुख कारण किसे बताया जा सकता है? तो आपको पता है कि जब जनसंख्या बढ़ेगी तो बेरोजगारी भी बढ़ जाएगी। तो भारत में बढ़ती बेरोजगारी का जो मुख्य कारण है वह है जनसंख्या वृद्धि। 28 नंबर प्रश्न की बात करें, अंत्योदय योजना की शुरुआत तो दिसंबर 2000 में किया गया है। अंत्योदय योजना दिसंबर 2000, ध्यान देना है। चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों आते हैं हम लोग 29 की ओर। निर्धनों में भी निर्धन लोगों के लिए कौन सा कार्ड उपयोगी है? गरीबों में भी गरीब यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल कार्ड उनको उपलब्ध कराया गया है, उनके लिए उपयोगी है जो निर्धनों में भी निर्धन हैं। शहरी क्षेत्र के व्यक्तियों को प्रतिदिन कितनी कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है? 2100 कैलोरी भोजन की आवश्यकता होती है, तो ये भी ध्यान देना है आपको। 31 नंबर प्रश्न, बाजार में बेचे जाने वाले मानक 18 कैरेट सोना में होता है। बहुत बढ़िया प्रश्न है और बहुत बार आप लोग के बीच ये क्वेश्चन आया भी होगा कि 18 कैरेट सोना में होता है, तो 18 भाग सोना और 6 भाग जो है वह अन्य धातु। मतलब कि इसको अगर 3 हिस्सा करते हैं तो सोना और 1 हिस्सा अन्य धातु, ऐसे भी आप याद रखिएगा। 3 भाग सोना और 1 भाग अन्य। अगर ऑप्शन रहे 18 भाग सोना और 6 भाग, तो ये वाला भी ध्यान दीजिएगा, दोनों को आपको ध्यान देना है। चले, ब्याज दर निर्धारित की जाती है, तो ब्याज दर तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है। ब्याज दर तरलता अधिमान द्वारा निर्धारित की जाती है, ध्यान देना है आपको। चलिए प्रश्न संख्या 33, उस स्थिति को क्या कहते हैं जिसमें कुल आय कुल लागत के बराबर हो? तो सीधा सा है, जब कुल आय कुल लागत के बराबर हो जाएगा तो संतुलन स्तर बिंदु का निर्माण होगा, यानी कि बैलेंस हो जाता है, संतुलन हो जाता है। ओके, किसने कहा था? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, द वेल्थ ऑफ नेशन, एडम स्मिथ। आपने पढ़ा है द वेल्थ ऑफ नेशन के लेखक कौन है? तो एडम स्मिथ। तो उन्होंने ही कहा है कि अर्थशास्त्र जो है वह धन का विज्ञान है। पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह किसका कथन है? पूर्ति अपनी मांग स्वयं निर्धारित कर लेती है, यह कथन है जे.बी. से। जी हाँ, इनका नाम है जे.बी. से, इन्हीं का कथन है। पूर्ण प्रतियोगिता की एक अनिवार्य शर्त है क्रेता तथा विक्रेता की विशाल संख्या। पूर्ण प्रतियोगिता वही होता है जहां क्रेता भी भरपूर हो और विक्रेता भी भरपूर हो, ठीक ना, ध्यान देना है। पूर्ण प्रतियोगिता की यह शर्त है। यदि क्रेता एक हो, मतलब खरीदार एक हो, और विक्रेता अनेक हो, बेचने वाले अधिक हो, तो उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो एक क्रेता अधिकार, वहां खरीदार जो है उसका अधिकार हो जाएगा। सस्ती कीमत पर वस्तुएं खरीदने शुरू करेगा वो, क्योंकि भाई खरीदने वाला हम ही हैं और बेचने वाले ज़्यादा हैं। तो तुम महंगा दोगे तो उसके यहाँ से, वो महंगा देगा तो उसके यहाँ से। तो क्रेता एक क्रेता अधिकार इसको कहते हैं, अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तब। यदि एक घटिया वस्तु की कीमत गिर जाती है तो उसकी मांग, बढ़िया प्रश्न है। एक घटिया वस्तु है, उसकी अगर कीमत गिर जाती है, कीमत कम कर दी जाती है, तो उसका मांग क्या होगा? बहुत सारे लोगों को लगेगा कि वस्तु की कीमत गिरेगा तो मांग बढ़ जाएगा, लेकिन ध्यान देना है कि वह घटिया वस्तु है। तो घटिया वस्तु की जब कीमत गिरती है तो मांग भी कमने लगता है उसका, ये ध्यान देने की बात है। चलिए 39, समुद्री जल, स्वच्छ वायु, इन चीज़ों को अर्थशास्त्र में क्या माना गया है? समुद्री जल, स्वच्छ वायु को अर्थशास्त्र में नैसर्गिक वस्तु यानी कि फ्री की वस्तुएं मानी गई है। अर्थशास्त्र में इसका कोई मोल नहीं है, लेकिन आपको पता है कि इन चीज़ों का अपने लाइफ में वायु का कितना मोल है, अनमोल है ये। लेकिन अर्थशास्त्र में इसको नैसर्गिक वस्तु यानी कि फ्री की वस्तुएं मानी जाती है, ये ध्यान देना है। संतुलन स्तर बिंदु, अभी आपने पढ़ा कि जहां औसत आय और औसत लागत बराबर हो, संतुलन स्तर वहां पर क्रिएट हो जाता है। यदि चाय, बढ़िया प्रश्न है ये बड़ा, यदि चाय का दाम कम हो जाए तो कॉफ़ी की मांग में क्या असर पड़ेगा? चाय की दाम कम रहा है भाई साहब, तो कॉफ़ी के मांग में क्या फर्क पड़ेगा? तो जब चाय की कीमत घटेगी तो लोग चाय ज़्यादा पीना शुरू करेंगे, तो कॉफ़ी का भी जो मांग है वह घट जाएगा। बढ़िया प्रश्न है, समझने की बात है। अर्थशास्त्र में ऐसे क्वेश्चन दिखने को मिलेंगे आपको। यदि चाय की कीमत में कमी होती है तो कॉफ़ी के मांग में क्या फर्क पड़ेगा?
तो भैया चाय की कीमत में कमी होगी तो चाय आप पीना शुरू कर देंगे, जो नहीं पीता है वो भी पिएगा, भाई कम कीमत है पी लो। तो कॉफ़ी की कीमत भी, कॉफ़ी का जो मांग है वो कम जाएगा, क्योंकि कुछ लोग कॉफ़ी पीने वाले होंगे वो भी चाय पीना शुरू कर देंगे, ऐसा माना जाता है अर्थशास्त्र में। तो ध्यान देना है आपको। 41 नंबर, जो खर्च कर दिया गया है और उसे वसूला नहीं जा सकता है उसको निगमन लागत कहते हैं। खर्च कर दिया गया, वसूल नहीं पाएंगे, निगमन लागत कहलाएगा, निमग्न लागत है ना। चलिए 43, रुपया को सर्वप्रथम किसने चलाया? तो आपको पता है, इतिहास पढ़े हैं आप, तो शेरशाह ने रुपया को सबसे पहले चलाया था। किसने? शेरशाह। चलिए आगे 44 नंबर, देश की सर्वाधिक असंगठित श्रमिकों की संख्या किस क्षेत्र में है? तो सबसे ज्यादा असंगठित अगर श्रमिक हैं तो वह है प्राथमिक सेक्टर में, है ना, प्राथमिक क्षेत्र। 45, भारत में सबसे पहले किस राज्य में वैट मूल वर्धित कर, जी हाँ, वैल्यू एडेड टैक्स लागू हुआ? तो मूल्य वर्धित कर लागू किया गया है हरियाणा में। ध्यान दीजिए, कहाँ में? हरियाणा में। जब सकल घरेलू उत्पाद एवं सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो ऐसी स्थिति को बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। फिर से समझिएगा, सकल घरेलू उत्पाद और सकल राष्ट्रीय उत्पाद समान हो तो बंद अर्थव्यवस्था का रूप होता है। बंद अर्थव्यवस्था मतलब कि आयात भी नहीं होगा और निर्यात भी नहीं होगा। यहाँ भी क्वेश्चन बनता है कि बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है तो आयात निर्यात दोनों बंद। ठीक। ONGC का मुख्यालय जो है वह दिल्ली में है, पूछा गया क्वेश्चन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा किया जाता है। 49 प्रश्न, किस वर्ष में केंद्र सरकार ने रेल बजट को आम बजट के साथ मिलाया? बढ़िया प्रश्न है। रेल बजट और आम बजट को दोनों साथ को मिलाया 2017 में। यह भी ध्यान देना है। बजट की जो अवधि होती है वह 1 वर्ष की होती है। बजट की जो अवधि होती है, पीरियड होता है, टाइम पीरियड, वह 1 वर्ष का। आखिरी प्रश्न 51 नंबर, राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से। राजकोषीय नीति का संबंध है सरकारी राजस्व और व्यय से। तो मैं उम्मीद करता हूं बच्चों कि यह 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जिसको आपने अच्छे से देखा, समझा है, और ये मान के चलिए कि अगर जो भी वीडियो मैं दे रहा हूं, उपलब्ध करा रहा हूं, भली भांति अगर देख रहे हैं, उसके PDF का भी अवलोकन कर रहे हैं और एग्ज़ाम डेट नज़दीक आएगा तब भी PDF का अवलोकन करेंगे, तो इतना मान लीजिए कि आप अन्य छात्रों से 5 से 7 नंबर आप आगे रहेंगे। और आपको पता है कि इस भीड़ में 5 से 7 नंबर आगे रहना कितनी बड़ी बात है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों? चूँकि देखिए, पढ़ाने वाले तो बहुत लोग होंगे, लेकिन मैं केवल उन चीज़ों को ला रहा हूं जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, जो एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है बार बार। अगर इसके बावजूद भी उन चीज़ों को ना पढ़ा जाए तो फिर नाइंसाफ़ी होगी। इसलिए उन चीज़ों को पढ़िए, एग्ज़ाम में आप बाकियों से आगे रहेंगे। तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूं। अगर आप लोग का कोई सुझाव या किसी प्रश्न में कोई त्रुटि हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वैसे त्रुटि की गुंजाइश नहीं होती है, लेकिन अगर मैं ये नहीं कह रहा हूं कि त्रुटि बिल्कुल ना हो सकती है, हो भी सकती है, ना भी हो सकती है, लेकिन गुंजाइश ना है। अगर एकाध प्रश्न में त्रुटि होगी तो कमेंट करिएगा, उसको सुधार कर दिया जाएगा, है ना। तो फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद।